यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन समझते हो ना, संचरण मतलब एक से जगह से दूसरे स्थान पर जाना। हीट जो है आप, या ऊष्मा आप समझते हो, ऊष्मा क्या होता है भाई, किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच जो गति होती है उसके कारण क्या पैदा होती है, हीट। बताया था कल, हाथ रगड़ोगे तो गर्म हो जाते हैं, यही क्या है, ऊष्मा। अब बात ये यहाँ कह रहे हैं कि ऊष्मा की मापक क्या होता है, तापमान। पीछे मोहम्मद भाई, आलस तो नहीं आ रहा हो, कर रहा हो तू, हाँ आलस आ रहा हो बेटी में, ऐसा लगा मूड, ऐसा खट लगा लगा लगा, एक बार में भग जाएगा। अगर आ रहा हो या आलस तो ऐसे ने खट कर लियो करे मूड पीछे, नींद मींद आए, आलस मालस आए तो जाको अच्छो इलाज है। एक दे लो उसने 10 मिनट में बनना करेगी, नींद मींद को पता नहीं पड़ रहा कितने कड़ जाएगी। क्या कह रहे हैं कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक कैसे जाएगी, सही में आई, कैसे जाएगी, उसे कहते हैं ऊष्मा संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्लियर। अब देखिए पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। ठीक, पदार्थ तीन टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें ऊष्मा तीन तरीके से ही संचालन कर सकती है, तीन तरीके से ही संचरण कर सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जा सकती है। संचालन या चालन, संवहन और विकिरण, तीन तरीके। पहला है संचालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। क्या है, मैं बोल रहा हूं, एक बार जब मैंने बोल दिया, दोबारा जब मैं बुलवा रहा था तो आपको है बोल लेना चाहिए। कौन कौन सी विधियां हैं, संवहन, संचालन और विकिरण। संचालन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, कंडेंसन, क्या बोलते हैं, कंडेक्शन। और संवहन को बोलते हैं कन्वेंशन, और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। कंडेंशन, कन्वेंशन, रेडिएशन, संचालन, संवहन, विकिरण, कंडेंशन, कन्वेंशन, रेडिएशन। समझ में आ रही क्या बात, ये तीन विधियां हैं जिससे ऊष्मा एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जाती है। ठीक है भैया। अब सबसे पहले बात करें कंडेंशन क्या है, संचालन क्या है। संचालन बिल्कुल सरल सी भाषा में समझ लो कि ठंडे पड़ रही हैं, कोई आदमी रजाई में ओढ़ के पहले से सो रहा हो, तुम बाकी बगल में जाकर घुस गए तो वो होगा, तो वो ऊ गया हो, तो अपन अपनी भाषा में बस ऊग वो ही कहते हैं कि मैं रजाई में ऊग रहा हो, तो ता तो हो रहा हो, तो अपन बाहर से आए तो सीरे बस चिपक के सो गए, तो बाकी गर्मी कौन में आ गई, अपन। वो भी ठोस, मैं भी ठोस, लिक्विड विक्विड तो है नहीं है, गैस वैस तो है नहीं, तो उसकी ऊर्जा मुझ में आएगी। मैं ठंडा था तो मैं गर्म होने लगूंगा, वो गर्म है तो ठंडा होने लगेगा। ये कब तक ट्रांसपोर्ट होगी, जब तक कि दोनों की ऊर्जा, जैसे मैं कहूं कि एक ये वस्तु है, इस वस्तु का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरी वस्तु है, इस वस्तु का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और दोनों को मैंने चिपका के रख दिया। इसमें चिपकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठोस के परमाणु गति नहीं करते, वो एक जगह ही रहते हैं। इसमें जो जितने परमाणु हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये परमाणु हैं, ये कहीं गति नहीं करेंगे। अगर गति नहीं करते, इसीलिए तो इनका आकार कैसा है, निश्चित है। जैसे द्रव के अणु गति कर जाते हैं, इसलिए द्रव का कोई आकार, गिलास में भर दो द्रव गिलास जैसा हो जाएगा, लिक्विड कटोरी में भर दो कटोरी जैसा हो जाएगा, क्योंकि द्रव के अणु क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। समझ में आ रही बात मेरी। इसमें तो ऊर्जा कैसे जाती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे, इस तरीके से गति, हीट ऊष्मा गति करती। तो जब तक हम इसको चिपकाएंगे नहीं तो ये इस पे कैसे पहुंचेगी।
ये तो तय है कि जिसका तापमान कम है वह ज्यादा वाले तापमान से कम की ओर क्या करेगी, गति करेगी। कब तक गति करेगी, जब तक दोनों का समान ना हो जाए। इसमें 10 है, इसमें 20 है, तो इसका भी 15 हो जाएगा, इसका 5 इसमें चलो, इसका भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात सही में ये आपको मेरी। तो आप क्या समझे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण कंडेंसन के द्वारा होता है, चालन विधि या संचालन विधि के द्वारा होता है। जब दो अधिक अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को नजदीक लाया जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर तापमान या उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी की भगोनी के ऊपर चम्मच रख दी जाए ठंडी तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं कि ऊष्मा के संचरण की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण के आपस के संपर्क में आगे बढ़ जाती है। एक कण से दूसरे कण संपर्क के कारण आगे बढ़ जाती। कण स्वयं अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक ऊष्मा लेकर नहीं जाते, कण वहीं के वहीं रहते। क्या कहते हैं उसे, चालन विधि, या चालन की जगह कभी कभी आपको संचालन भी लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, और या फिर अंग्रेजी में क्या मिलेगा, कंडेंसन। क्या मिलेगा, सभी ठोस धातुएं तथा पारा चालन द्वारा ही गर्म होते हैं। देखो धातुएं सोना चांदी लोहा, और धातु ही है क्या, पारा। बस अंतर इतना है कि पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ रही मेरी आपको। तो ये धातुएं और पारा सभी चालन विधि से ही क्या होते हैं, गर्म। जैसे कि थर्मामीटर में क्या भरा होता है, पारा। उसको हमने दबाया कांख में, हमारा शरीर गर्म था तो उसकी हीट टच करते ही काय में जाने लगी, पारे में, और पारे में प्रसार होने लगा। बात समझ में आ रही है, ये बात है। दूसरी विधि क्या है, संवहन। क्या है, संवहन। संवहन को हम कहते हैं कन्वेंशन। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि संवहन क्या है, तो जैसे मैं आपसे कहूं देखिए, मैंने कहा कि ये एक भगोनी है, इसमें भर दिया है मैंने पानी, इसमें मैंने पानी भर दिया है, ठीक, और नीचे जला दी मैंने क्या, आग। क्या जला दी, आग। ये आग जल रही है, इसमें डाल दो आलू उबलने, इसमें डालें आलू, उबलेंगे आलू। कोई कठिन प्रक्रिया तो है नहीं है, सरल सी प्रक्रिया है। आग जलाई, भगोनी में रखा है पानी। पानी क्या है भैया, द्रव है। क्या है, द्रव। जैसे ही आग जलाऊंगा तो सबसे पहले गर्म क्या होगा बताइए, तलहटी गर्म होगी। क्या गर्म होगा, ये तलहटी गर्म होगी। होगी कि नहीं होगी, अभी तो बाद में पानी गर्म होगा। पानी तो इसमें ऊपर तक भरा हुआ है, तो इस तलहटी से लगा हुआ पानी पहले क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि गर्म जब भी किसी वस्तु को करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। क्या हो जाता है, कल मैंने बताया था ऊष्मीय प्रसार आपको, फैलती है। किसी भी वस्तु के तापमान को बढ़ाने पर, किसी भी पदार्थ के, मैटर के तापमान को बढ़ाने पर उसमें उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। समझ गए, तुम में हवा भर दी जाए तो तुम गुब्बारे बनकर उड़ जाओगे ऊपर, ठीक है। तो क्या है, हल्की हो जाएगी परत, और परत हल्की होकर उठेगी कैसी, ऊंची। जब भी कोई परत हल्की होती है तो कैसी कैसी उठती है वो, ऊंची। क्योंकि हल्की वस्तु को तो पृथ्वी कम खींचेगी ना, गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा।
भारी वस्तु कहाँ जाएगी? नीचे। तो जो गर्म पानी है वो कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। और ऊपर का जो ठंडा पानी था वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और नीचे आके वो फिर से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और वापस से गर्म पानी कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। ऊपर जाके जो ठंडा हुआ वो फिर कहाँ आ जाएगा? फिर नीचे आ जाएगा। आप देखेंगे कि पानी खौलने लगेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इस विधि को कहते हैं संवहन विधि। क्या कहते हैं? तो ये तो आपने समझा काय में? द्रव में। काय में समझा? द्रव में। अब हम इस बात को समझते हैं गैस में। काय में समझते हैं? गैस में। तो गैस में समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये इसका क्या है? वायुमंडल है। क्या है? ये इसका वायुमंडल। और ये हमारे हैं सूरज चाचू। जो तूने काय में खोल लगा तो हर भी जाकर क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, नोट 5 में खोल दिया। ये सूरज चाचू हैं। इनसे क्या आ रही हैं? किरणें आ रही हैं। अब वायुमंडल में किरणें आएंगी तो वायुमंडल को किरणें पार कर जाएंगी सीधी। कहा कि हवा तो पारदर्शी होती है, इधर तो गर्म कर नहीं पाएंगी। सीधी किरणें कहाँ टकराएंगी? जमीन पे। कहाँ टकराएंगी? जमीन। जमीन ठोस है तो वो किरणों से कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये इलाका कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। हो जाएगा गर्म। ये इलाका हो गया गर्म। और इस परत से लगी हुई ऊपर की परतें, इसके नजदीक वाली वायु की परतें कैसी हो जाएंगी? गर्म। क्योंकि काय के संपर्क में है? वो पृथ्वी के संपर्क में। बात समझ में आ रही है मेरी? तो गर्म होके उठेंगी ऊंची, और ऊपर की परत कहां जाएंगी? नीचे। इस तरीके से पूरा वायुमंडल भी काय से गर्म हो जाएगा? संवहन विधि से। काय से गर्म हो जाएगा? संवहन विधि से गर्म हो जाएगा। बात सही में आई आप लोगों को? तो आपको संवहन समझ में आ गया? जिन पदार्थों के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? ससंजक बल कमजोर होता है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो गति कर सकते हैं, उनमें संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठोस में, चूंकि ठोस के अणु आपस में गति नहीं करते, इसलिए ठोसों में ऐसा नहीं होता। केवल द्रव में और गैस में ही ऐसा होता है। समझ में आ रही क्या भैया? पढ़ लो क्या क्या लिखा है। कि यह ऊष्मा संचार की वह विधि है जिसमें ऊष्मा वस्तु के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गर्म कणों के स्वयं कण स्वयं जा रहे हैं, स्थानांतरण होने से पहुंचती है। पारे को छोड़कर सभी गैस एवं द्रव इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचार करते हैं या होता है। संचार, संचरण, ट्रांसमिशन बात एक ही है। समझ में आ गई क्या बात? हो गए क्या? क्लियर है? अब लास्ट बचता है हमारा क्या? विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन कोई अलग से चीज नहीं है। आप देखिए, ये सूरज है, इससे जो किरणें आ रही हैं इनको ही क्या कहते हैं? रेडिएशन। इनको ही क्या कहते हैं? यही तो क्या है? विकिरण है। किरण या विकिरण बात एक ही है। अब चाहे तो गैस हो, चाहे ठोस वस्तु, चाहे तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो, चाहे यहाँ पर क्या भरा हो? पानी भरा हो, चाहे कोई पत्थर रखा हो, चाहे मिट्टी रखी हो, चाहे हवा हो, ये किरणें सब पर बराबर पड़ रही हैं। तो विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से सभी पदार्थ गर्म होते हैं, पर सबसे ज्यादा गर्म क्या होता है? ठोस। उसके बाद द्रव। सबसे कम क्या गर्म होगा विकिरण से? गैस। क्योंकि विकिरण किरणें गैस को पार कर आएंगी, थोड़ी बहुत मात्रा में तो गर्म करेंगी पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगी। ये पढ़ लीजिए, विकिरण। इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच के माध्यम को बिना गर्म किए ही पहुंच जाती। अब बताओ, सूरज से किरणें आ रही हैं, पृथ्वी पड़ रही हैं, लेकिन जो पृथ्वी और सूरज के बीच में जो खाली स्थान है, निर्वात, उसको तो गर्म नहीं करती, सीधी गायब पड़ती हैं। ठीक है। इस विधि में ऊष्मा संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। सूरज की किरणें बताओ द्रव में आ रही है, गैस में, खाली जगह है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है और ये सूरज है, बीच में क्या है? निर्वात है। निर्वात मतलब
वैक्यूम कुछ भी नहीं, निर्वात निधन, बात बात माने हवा, निधन नहीं है, हवा भी जना खाली स्थान है बिल्कुल, तो बिना किसी माध्यम के आ जाती है। ठीक है, तो संचार बराबर सीधी रेखा में होता है। आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक इसी विधि के द्वारा पहुंचती। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो आपको ऊष्मा संचरण की तीनों विधि क्लियर हैं, संचालन, संवहन, विकिरण, भूलोगे तो नहीं? अगर जे आदमी होश में जब बैठो तो वो घरे एक आध बेर पढ़ लिएगो, जिंदगी में नहीं भूल रहा हो। और जे कोई ने जहाँ सो रहा हो तो हसीन ख्वाब देख रहा था तो वो तो बाकी तो भैया राम भाई मान ले के बाप का होना है, वो कहूँ पढ़ ले बाप कहूँ कुछ नहीं हो रहा हो। मुझे जैसे मास्टर से नहीं पढ़ पा रहे फिर तुम्हें कहूँ को मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, चार चार छः छः बेर पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मार रहा हूँ, डांट रहा हूँ, हंसा रहा हूँ, पुचकार रहा हूँ, रोवा रहा हूँ, सबरे क्रम तो कर रहा हूँ, बताओ कौन क्रम छोड़ रहा हूँ मैं? ताकि बाद भी नहीं पढ़ रहे तो फिर भगवान भगवान जाना तुम का होएगो। अब ये आता है ऊष्मीय प्रसार, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने कल की थी। मैंने आपको बताया था ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, वो पहले से ज्यादा फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, इसे कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। ये ऊष्मीय प्रकार तीन प्रकार का होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। जब किसी वस्तु की लंबाई बढ़ती है तापमान बढ़ाने पर तो उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार। जब किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ता है, लंबाई गुणा चौड़ाई भी बढ़ती है तो उसे बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और जब किसी वस्तु का आयतन बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी बढ़ती है तो उसे बोलते हैं आयतनीय प्रसार। मैंने कहा था कि जैसे कि रेल की पटरियों के बीच में गैप छोड़ देना, क्योंकि वहां पर पटरियों में रेखीय प्रसार होता है, दुर्घटना ना हो, रेखीय प्रसार होने के बावजूद भी पटरियों में गैप छोड़ दिया है क्योंकि वह गैप गर्मियों में भर सके। हमारे रोटी बना के तवा में क्या होता है? क्षेत्रीय प्रसार। और एक लोहे की गेंद में क्या होता है? आयतन प्रसार। अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों से इनको दर्शाते हैं। क्षेत्र रेखीय प्रसार को अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा और आयतन प्रसार को गामा से। इनमें अल्फा अनुपात बीटा अनुपात अल्फा, इस तरीके से क्या होता है? अनुपात होता है। देखिए, जब किसी वस्तु गर्म करने पर वो फैलते हैं जिसके प्रभाव को उसमें प्रसार कहते हैं, और जो पुनः ठंडे होने पर क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। रेखीय प्रसार, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके फल से उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसे रेखीय प्रसार कहलाता है। और लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन व तापांतर के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे हम क्या दर्शाते हैं? अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे क्या दर्शाते हैं अपन? अल्फा से दर्शाते हैं। क्षेत्रीय प्रसार, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका प्रसार वस्तु के प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इनका क्या पहले से ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जितना गर्म करो उतना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ताप वृद्धि के समानुपाती होता है, जितना ताप बढ़ाओगे उतना ही क्षेत्रीय प्रसार हो जाए, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे बीटा से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? बीटा से। आयतन प्रसार गुणांक, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका प्रसार वस्तु के प्रारंभिक आयतन के समानुपाती होता है, ताप वृद्धि के समानुपाती होता है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे क्या दर्शाते हैं? गामा से। ठीक है, इनमें संबंध क्या हो जाएगा? अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, ये इनका क्या हो जाता है? संबंध। ठीक है, अब आता है क्या? विशिष्ट ऊष्मा। क्या आता है? विशिष्ट ऊष्मा। क्या आपको क्षेत्रीय प्रसार समझ में आ गया? तो अब विशिष्ट ऊष्मा पढ़ें। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? देखिए,
पढ़ना ध्यान से। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है, कौन सी मात्रा, जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। यहां सुनना, एकांक द्रव्यमान में मतलब, एकांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम, और एकांक तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री केल्विन। मान लीजिए ये कोई 1 ग्राम का कोई पदार्थ है, सोना चांदी लोहा तांबा जो भी है, उसको हम कितनी देर तक तवा पे रखें कि बाको जो है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो जितनी देर तक गर्म करना पड़ेगा, मतलब वो जितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा, भैया ऊष्मा की मात्रा से ही तो हम तापमान को मापते हैं। तापमान है क्या, तापमान क्या है, ऊष्मा की माप है। कितनी ऊष्मा उस, मैंने कहा लोहा है देर से गर्म हो गया, सोना जल्दी गर्म हो गया, मतलब सोना ने कम ऊष्मा ली, लोहा ने ज्यादा ऊष्मा ली। तापमान बढ़ाया कितना अपने, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का एकांक ताप वृद्धि करने में उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वस्तु की तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल किलोग्राम केल्विन होता है। क्योंकि केल्विन में क्यों माप रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग काम काय में करते हैं, केल्विन में ही करते हैं। तो विशिष्ट समझ में आ गई आपको, क्या है कि किसी भी पदार्थ की एकांक द्रव्यमान एक किलोग्राम। अब चूंकि किलोग्राम भाई ऐसा ही मात्रा किलोग्राम है कि देखो हमने यहाँ पर पूरे पूरे मात्रा कौन से लिए हैं, ऐसा ही लिए हैं। ऊष्मा का मात्रक मैं कैलोरी भी ले सकता था, ऊष्मा का द्रव्यमान का मात्रक मैं ग्राम भी ले सकता था, और तापमान का मात्रक मैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया। मैंने क्या लिया, जूल प्रति किलोग्राम। क्योंकि क्या है इसका एसआई मात्रा, क्या है ये एसआई मात्रा। क्योंकि एसआई के मात्रक फिक्स हैं, आपको हर चीज का एसआई मात्रक याद रखना है कि भाई कार्य ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, और केल्विन का उसका तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। तो इसलिए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल प्रति किलोग्राम। कि इतने जूल ऊष्मा लगी 1 किलो पदार्थ को गर्म करने। पदार्थ वह लोहा, सोना, चांदी, धातु, पत्थर, गैस, कुछ भी हो सकता है। बस उसे 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, वही क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है, समझ में आ गई? जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, क्योंकि पत्थर जल्दी गर्म हो जाएगा, और सबसे देर में कौन गर्म होता है, पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, जिसका मान 15 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 1480 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। 4180, मैंने गलत बोल दिया, ये 4180 है। अगर आपको बताओ ना कि 1 केल्विन में कितना जूल होता है, तो बताया था 4.186। याद आ रहा है कुछ? तो ये वो, ये लगभग लगभग कि भैया 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए 14 से 15 डिग्री 1 सेल्सियस बढ़ाया है ना, 14 से 15 डिग्री करने के लिए कितनी, 4180 जूल प्रति किलोग्राम पानी को गर्म। 1 किलो पानी, कितना पानी वो कितना गर्म करना है, 1 केल्विन बढ़ाना। कितना बढ़ाना है, 1 केल्विन। तो उसके लिए कितनी हमें ऊर्जा चाहिएगी, 4180 जूल ऊर्जा चाहिएगी। जब 4180 जूल आप ऊर्जा खर्च करोगे, तब 1 किलो पानी की तापमान को आप 1 केल्विन बढ़ा पाओगे। तो ये क्या हो गई, जल की विशिष्ट ऊष्मा हो गई।
ये आपको याद इसलिए रखना है कि सबसे अधिक किसकी होती है? जल की होती है। समझ में आ गई? ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ जाती। ताप बढ़ाओगे तो विशिष्ट ऊष्मा बढ़ जाती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर घटती है। क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से 4 तक जल क्या होता है? ना तो वो जल होता ना वो बर्फ होता। क्योंकि पानी सबसे ज्यादा घना कब होता है? जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 से कम करोगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और 4 से ऊपर करोगे तो क्या बन जाएगा? वो द्रव लास्ट यहीं तक है। इससे ऊपर तो क्या होगा? वो द्रव ही रहेगा। और 100 डिग्री तक द्रव रहेगा। 100 के बाद क्या बन जाएगा? गैस। इससे कम करोगे तो 0 पे क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। 4 डिग्री तक वो द्रव है, लेकिन सबसे गाढ़ा द्रव है। जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा कब होता है? 4 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि जल का विशिष्ट ऊष्मा 0 से 4 तक ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाने पर घटती है तथा इसके बाद फिर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पारे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। पारे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। वो जल्दी जितना तुझे तापमान मिला तुरंत वह प्रसार करना शुरू कर दे। तभी तो हम थर्मामीटर में क्या का प्रयोग करते हैं? पारे का उपयोग करते हैं। अब पानी पहले खुद गर्म हुएगा तब वो आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? कम होती। सोने की विशिष्ट ऊष्मा 130 जूल, जबकि तो पानी कितनी थी? 4180 जूल थी। सोना कितने हो जाता है? 130 जूल किलोग्राम केल्विन होता है। 1 किलोग्राम सोने को गर्म करने के लिए मात्र 130 जूल ऊर्जा। खाना पकाने के बर्तन एल्यूमिनियम, कांसे और इस्पात के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इन पदार्थों की ऊष्मा कैसी होती है? कम होती। अब इतो मोटो तवा धर दो लोहे को तो आध घंटा में तो वो गर्म ही होएगा। फिर बाप तुम रोटी सेकोगे। इसलिए हम क्या लगाते हैं? एल्यूमिनियम का बर्तन पतला होता है, एल्यूमिनियम जल्दी गर्म हो जाता है। जिसकी जितनी कम विशिष्ट ऊष्मा होगी वो उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो उसको 1 ग्राम तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पहले तो खुद खाएगा, पहले अफर जाएगा तभी तो बाहर निकालेगा। बस में रहे हो। तो कांसे की, इस्पात के बन इन पदार्थों में ऊष्मा कम होती है तथा चालकता अधिक। इसीलिए हम खाना बनाने में कांसे का या एल्यूमिनियम का या इस्पात का या स्टील का प्रयोग करते। तो आपको विशिष्ट ऊष्मा समझ में आई? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जब किसी एकांक द्रव्यमान को, एक द्रव्यमान को एकांक ताप वृद्धि के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है। 1 किलोग्राम लोहे के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री केल्विन बढ़ा दो, 1 केल्विन बढ़ा दो। उसमें जितनी आप जूल ऊर्जा खर्च कर रहे हो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? पानी की। पारे की बहुत कम होती है। ठीक है, याद रख लेना। 0 से 4 तक पानी की ऊष्मा ताप बढ़ाने पर कम होती है और 4 से ऊपर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, अब गुप्त ऊष्मा की बात कर रहा है। ये तो विशिष्ट ऊष्मा थी, अब बात कर रहे हैं गुप्त ऊष्मा की। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, कोई पदार्थ कैसा है? ठोस है। और एकांक द्रव्यमान मतलब 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, चूंकि अपन ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है, को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई धातु पिघल जाए, वह टेम्परेचर। देखो तुम हिमांक जानते ही हो ना। हिमांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई वस्तु द्रव जम जाए। और क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई वस्तु, कोई द्रव गैस बन जाए। क्या बन जाए? जैसे पानी 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, पानी 0 डिग्री पे जम जाता है। तो 0 डिग्री पानी का हिमांक है और 100 डिग्री पानी का क्वथनांक। लेकिन गलनांक किसका होगा? गलनांक शब्द बना है गलना से। गलनांक क्या है? गलनांक। अब देखो गलेगा क्या?
ठोस वस्तु ही गलेगी। क्या भले गलेगी? ठोस वस्तु। लोहा है, ठोस है, उसे हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो एक समय के बाद वह पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? गलना मतलब पिघलना। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ कायम बदल जाए द्रव में, कायम बदल जाए। फिर से पढ़ना। ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, जैसे मैं आपको सरल चीज बताता हूं। जैसे मैंने कहा, मुनगाली, अच्छा अब चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। क्या है? बर्फ का टुकड़ा। ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक। अब इस बर्फ को मुझे कायम बदलना है पानी में, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे गर्म करना पड़ेगा। धूप में रख दो, गर्म कर दो। तो पहले ये जितनी ऊष्मा अपने अंदर रख ले, मान लीजिए इसने कितनी रख ली? 80 कैलोरी। कितनी रख दी? 80 कैलोरी। 80 कैलोरी तक ये नहीं पिघलेगा, और जैसे 80 से 81 भाई, सो जो पिघलन लगेगा। यानी कि जैसे ये पिघलना शुरू हुआ तो फिर वो गुप्त ऊष्मा नहीं है। गुप्त ऊष्मा कहां तक है? जब तक वो पिघलना शुरू नहीं करती। उसे पिघलने के लिए तैयार जितनी वो खागा पिघलवे के लाना है, वही कहा है बाकी गुप्त ऊष्मा। इसका क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। मात्रक क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम को पिघलाने के लिए क्या थी आवश्यक ऊष्मा? अरे विशिष्ट ऊष्मा क्या थी? 1 किलोग्राम के तापमान को 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए, वो तो विशिष्ट ऊष्मा थी। ये गुप्त ऊष्मा है, मतलब 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? कितनी सिंपल सी बात है। जैसे बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80 कैलोरी। कितनी कैलोरी है? 80 कैलोरी। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 540 कैलोरी। ये तो गलने के लिए कितनी है? 80 कैलोरी। बर्फ पिघल जाएगा 80 कैलोरी पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई पदार्थ द्रव है, क्या है? द्रव है। द्रव है, ध्यान सुनना मेरी बात। द्रव है और उसको मुझे क्या बनाना है? भाप बनाना है। क्या बनाना है? भाप। तो वो 100 डिग्री पर क्वथनांक उसमें होने लगेगा, और भाप जब वो बनने लगेगा ना, भाप बाष्प बनने पड़ेगा। तो उस बाष्प बनने के लिए उसे कितनी कैलोरी चाहिए? 540 कैलोरी। पानी जो होगा जब तक वो द्रव फॉर्म में है, उसमें कितना? 80 कैलोरी है। लेकिन जो भाप है वो उसमें कितनी कैलोरी है? 540 कैलोरी है। तो आपने फील किया होगा कि गर्म पानी में हाथ डाल दो उतने नहीं जलोगे जितने कांच जल जाते हैं भाप से। रोटी सेकत में कहूँ, रोटी फूली हो और भाप हिट जाए तो वहां सूदा ही बैठ जाते। तुम्हें तो खूब अनुभव रहा होगा सबको। फूली फूली रोटी चिकियो कहूँ, कैसे चिकते हैं? तो भाप से जोर से चिक जाते हैं, कहा कि बाकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा है। इतनी गर्म पानी गुप्त ऊष्मा नहीं है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक पीड़ा होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। दिख रहा है आपको? 540 इधर 80, तो कहां जहां चकोगे? गुप्त भाप की बाष्प। सही में आई बात मेरी? 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ मात्रा में अगर क्या मिला दें हम? नमक या सोडा मिलाने बर्फ का गलनांक 0 से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 0 डिग्री पर बर्फ है, लेकिन 0 डिग्री से ऊपर होगा तो क्या होगा? पानी बढ़ने लगेगा। वो अगर 0 डिग्री तापमान है, आप चाहते हो कि बर्फ ना पिघले, यानी हमें उसका गलनांक है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि भैया अगर वो आप 0 पे पिघल रहा है
तो -22 पर करने के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? नमक। आपने देखा होगा जो लोग कुल्फी बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, वो अपने बर्फ में नमक डाल देते हैं कि बर्फ पिघले ना। अब बर्फ में नमक डालने से क्या हो रहा है? उसकी गुप्त ऊष्मा बढ़ा दी, वो और रख जाएगा। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ बहुत देर से पिघलता है, नमक मिलाने से बर्फ देर से पिघलेगा। सोडा या नमक मिला दो तो, ठीक है। ऐसा हिम मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा जो आपको कल याद करके आना है। पहले एक बार रिपीट करो कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है। ये तो गुप्त ऊष्मा तो क्या थी? पिघलाने के लिए। विशिष्ट ऊष्मा थी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को 1 डिग्री केल्विन तापमान को बढ़ाने के लिए। दोनों के मात्रक वही हैं, जूल प्रति किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा का भी और गुप्त ऊष्मा का भी मात्रक सेम है, लेकिन ये क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने। पदार्थ सीसा है। सीसा जानते हो ना, लेड, जिसका सूत्र क्या होता है? पीबी। क्या होता है? पीबी। पीबी। अरे वो उल्टी बन गई थी यार, जाको मुंह तय होगा तो, मुंह तय होगा तो। पीबी जैसे सोडियम का क्या होता है? Na। पोटेशियम का K, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। ऐसे ही सीसा अंग्रेजी में लेड कहते हैं, सूत्र होता है पीबी। इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 0.03 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम। ये कैलोरी प्रति ग्राम में दी है, ये कायम नहीं दी। जूल प्रति किलोग्राम में नहीं दी, कायम दी है कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस में। कैलोरी ग्राम सेल्सियस, जबकि ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल किलोग्राम केल्विन। ये क्या लिखा है? कैलोरी ग्राम सेल्सियस, ठीक है। पीतल की 0.9 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, लोहे की 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, कार्बन की 0.17 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, बालू भसुआ 0.20 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस, एल्यूमिनियम की 0.21 ग्राम प्रति सेल्सियस, ठीक है। संगमरमर देखो तो 0.21, मैग्नीशियम देखो 0.25, तारपीन 0.42, बर्फ 0.25, अल्कोहल की 0.6, सबसे ज्यादा पानी की 1। ये कायम है 1 ग्राम प्रति सेल्सियस, ग्राम प्रति सेल्सियस। समझ गए? अगर इसे काय में नापोगे जूल में, ये हो जाएगी 4180 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ये लिखा जाएगा काय में पानी। अगर पानी की हम ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो, और अगर आपसे पूछें कि पानी की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो या तो आपको क्या मिलेगी? 4180 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, या मिलेगी आपको क्या? 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगी? 1 ग्राम प्रति 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ये मिलेगी। या फिर क्या मिलेगी? ये सबसे ज्यादा काय की होती है? पानी की होती है, ठीक है। ये पढ़ लेना, आपको याद हो जाए तो देख लेना। हालांकि देख में तो तुम विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान, ये वेरी मोस्ट है, कल आपको याद करना है। जल का जमना सब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 डिग्री केल्विन। कोई दिक्कत?
सबका हिमांक है, सबका हिमांक। कमरे का सामान्य तापमान, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 300 डिग्री 300। एक बात याद रखना, केल्विन में डिग्री नहीं लगती, केल्विन में सब में डिग्री लगती है। 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 0 फ़ारेनहाइट डिग्री, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगती। आई बात समझ में? मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में नापोगे तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में नापोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। काय का तापमान? मानव शरीर का। और जल का उबलना सबके क्वथनांक, सेल्सियस में 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री, और केल्विन में 373 केल्विन। सही में आई क्या? तो ये चीजें आपको ये तो पहले से ही याद है दोनों। शरीर का तापमान भी याद है, रूम टेम्परेचर याद कर लेना। सामान्य कमरे का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, 80 फ़ारेनहाइट या 300 केल्विन। ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, ये मैं कल पढ़ा दूंगा आपको। हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, हर पढ़ी चीजें, अलग से कुछ तो है नहीं है, लेकिन